हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न हाउसफेयर में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने सॉलिड लिक्विड गैस यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और उनके इंटरेक्शंस को देखा। इस वीडियो में हम इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर्स को देखेंगे, यानी कैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय टेम्परेचर, यानी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हम किसी भी पार्टिकल्स स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को हीट करके या कूल करके हम क्या कर सकते हैं, उनके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है बाय प्रेशर, यानी बाय कंप्रेसिंग देम, यानी किसी भी मैटर को हम क्या कर सकते हैं, या तो कंप्रेस करेंगे तो उससे भी हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर पर। तो जब किसी भी मैटर को हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर में यानी हीट को देते हैं तो क्या होता है, उससे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है, पार्टिकल का मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो जाता है और वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं क्योंकि उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम हो जाते हैं। अब दूसरा है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं यानी पार्टिकल्स को कूल करते हैं, उससे क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मूवमेंट भी कम हो जाएगा पार्टिकल्स का और वो स्लो डाउन हो जाते हैं और दे कम क्लोजर, यानी ये वो कंडेंस होने लगते हैं। तो इस तरह से हम इन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो पार्टिकल्स पर होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहली प्रोसेस है मेल्टिंग यानी फ्यूजन, यानी किसी चीज़ का पिघलना। तो व्हेन वी हीट एनी सॉलिड सो इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यानी किसी भी सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज इट गेट्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी वो सराउंडिंग से हीट लेता है या फिर हम उसे हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जो सॉलिड है अल्टीमेटली मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये आइस जो है वो अपने सराउंडिंग से हीट ले रहा है या फिर हम इसे हीट दें तो ये क्या होगा, धीरे धीरे वाटर में मेल्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। सो अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हमें उसे एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑन विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एक सॉलिड एक सर्टेन टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट और हर एक सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन है और ये होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं या 760 mm Hg भी हम इसे कह सकते हैं। और प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। और इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है उससे हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब चारों ओर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अंदर की ओर प्रेशराइज करेगा पार्टिकल्स को, तो क्या होगा कि उसमें उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और हमें उन्हें दूर दूर लाने के लिए यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इससे जो होता है किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है, यानी हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। यानी इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को रेज कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये रहा मेल्टिंग पॉइंट। अब आते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट यानी वो एनर्जी होती है जो हम देते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, मीन्स एनर्जी दैट नीड टू चेंज अ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी बिना टेम्परेचर को चेंज किए जब हम कोई एनर्जी देते हैं
सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो जब होता क्या है कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और एक सर्टेन टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर क्या होता है, वो टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में। तो यानी एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट पर आकर के उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो जो ये हीट कहाँ जाती है, ये हीट ही क्या होती है, आपकी लेटेंट हीट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है, जो कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती बल्कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करती है और उसे स्टेट को चेंज कर देती है सॉलिड को लिक्विड में। तो ये लेटेंट हीट आपकी कहलाती है हिडन हीट। लेटेंट मतलब हिडन हीट, इसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता बल्कि स्टेट चेंज करने में ये एनर्जी यूज हो जाती है, और ये प्रोसेस आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो यूनिट है वो है जूल पर किलोग्राम और कैलोरी पर ग्राम। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड्स पे कैसा होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ हीटिंग। तो जब हम किसी भी लिक्विड्स को हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स मूवमेंट इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स मूवमेंट इंक्रीज होंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, हमारे ब्रेक होंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, उसका रिवर्स। और अल्टीमेटली जो लिक्विड है वो वेपराइज होकर, यानी लिक्विड को जब हीट करेंगे तो वो वेपराइज होकर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं कूलिंग पर। तो कूलिंग क्या है, जब हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं तो जब उसे कूल करते हैं तो उसके पार्टिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे, और पार्टिकल मूवमेंट डिक्रीज होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो लिक्विड है हमारा कंडेंस होकर के कूल होकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा लिक्विड्स पर हीटिंग का इफेक्ट्स, कि हीट करने पर वो वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड को कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले इवापोरेशन। तो इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, यानी इवापोरेशन में एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इवापोरेशन में हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, इवापोरेट में हम किसी भी लिक्विड को डायरेक्ट हीट नहीं करते बल्कि वो सराउंडिंग से ही हीट लेता है। और इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं किसी लिक्विड्स के, सबसे पहले क्योंकि वो कांटेक्ट में रहते हैं, आउटर एनवायरनमेंट से ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं आपके सरफेस पार्टिकल्स, तो ये सरफेस पार्टिकल्स बाहर से हीट एनर्जी लेते हैं। हीट एनर्जी लेंगे और क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनको हीट मिली तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और ये वेपराइज होने लगते हैं। इस तरह से जो बल्क के यानी इनर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो भी वेपराइज होते हैं। तो इस तरह स्लोली होल लिक्विड बिकम्स वेपराइज, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम इसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं करते इस प्रोसेस में, क्योंकि ये सराउंडिंग से हीट लेता है और इसमें सबसे पहले धीरे धीरे सरफेस पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवोपरेट होते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर है जिनसे इवोपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे सरफेस एरिया। तो जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से जो पार्टिकल्स जो हैं सरफेस पे वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो सरफेस पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका इवोपरेशन जल्दी होगा, इसलिए पूरा इवोपरेट हो जाएगा लिक्विड जल्दी। अब है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी हीट ज़्यादा होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जल्दी बढ़ेगी और इवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द इन एयर, यानी आसपास अगर वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है अगर ज़्यादा है उसे कहते हैं हम ह्यूमिडिटी, कि वाटर वेपर कितनी है। तो अगर वाटर वेपर हमारी जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो इवोपरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वाटर वेपर वहाँ पर है, तो इसलिए इवोपरेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड भी हमारा इवोपरेशन रेट को इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे ही न्यूली फॉर्म
जो पार्टिकल्स हैं जो इवोपरेट होकर सरफेस पे आते हैं, वो अगर विंड तेज़ी से ब्लो करे तो उसके साथ वो कैरी अवे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो बल्क के पार्टिकल वो सरफेस पे आ जाते हैं। इस तरह विंड स्पीड बढ़ने से क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी इवोपरेशन हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि कभी हम अपने वेट क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं, तो जिससे क्या होता है, विंड स्पीड तेज होने से उनका इवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं इवोपरेशन प्रमोट्स कूलिंग, कि इवोपरेट्स क्या है, हमारा कूलिंग इफेक्ट भी देता है। बिकॉज इवोपरेशन में जो होते हैं सरफेस पार्टिकल्स सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट को ले लेते हैं, यानी सराउंडिंग की हीट को पूरा ले लेते हैं, तो सराउंडिंग को रिजल्ट में क्या करते हैं, वो कूल कर देते हैं। यानी सराउंडिंग से हीट लेंगे तो सराउंडिंग जो हमारी है, यानी आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो जाता है। तो इट मीन्स इवोपरेशन प्रमोट्स कूलिंग। अब हम कुछ इवोपरेशन के डेली लाइफ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्वेटिंग, यानी स्वेटिंग आने पर हमें कुछ कूलिंग फील होती है, तो उसका कारण भी क्या है, इवोपरेशन है। क्योंकि जब हमारे स्किन के पोर्स से स्वेट बाहर आता है और हमारे स्किन पर पूरा सरफेस पर वो लग जाता है, और जब ये स्वेट इवोपरेट होता है तो ये हमारी बॉडी हीट को लेता है इवोपरेशन के लिए, यानी बॉडी हीट से वो इवोपरेट होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी रिजल्ट में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। इस तरह से इवोपरेशन यानी लगती है। अब है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। तो जब भी हम वेट क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए बाहर रखते हैं तो वो सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं और इवोपरेट होने लगते हैं। तो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स भी आपका इवोपरेशन का एग्जाम्पल्स है। अगर हमें इवोपरेशन रेट बढ़ाना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी यहाँ पे तो इवोपरेशन भी जल्दी होगा और हमारे क्लॉथ्स भी क्या होंगे, जल्दी ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं परफ्यूम्स का इवोपरेशन। तो परफ्यूम्स जो होते हैं उनमें उनके केमिकल्स की जो है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर परफ्यूम्स की बॉटल्स को हम खुला छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाते हैं। और परफ्यूम्स को जब हम अपनी पाम यानी हथेली पर रखते हैं, स्प्रे करते हैं, तो हमारी हथेली को भी बहुत फील होता है, कूल फील होता है। क्योंकि जब हम इसे अपनी हथेली पे स्प्रे करते हैं परफ्यूम्स को, तो ये बहुत जल्दी से इवोपरेट होते हैं और इस इवोपरेशन के लिए हमारी बॉडी से वो हीट लेते हैं, यानी हथेली से वो हीट ले लेते हैं और इसके रिजल्ट में जो हमारी हथेली है, वो पाम है, वो कूल हो जाती है। इस तरह से ये भी आपका क्या है, इवोपरेशन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं अर्थन पिक्चर्स में पानी का ठंडा होना, यानी मिट्टी के घड़े में जो पानी के ठंडे होने का कारण है कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं सरफेस पर, जिनसे जो भी हम पानी अगर इसमें रखते हैं तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ सरफेस पर आ जाते हैं। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स इवोपरेट होते हैं तो इवोपरेट्स होने के लिए ये इसी वाटर्स की जो हीट है उसको ले लेते हैं और इसको हीट ले लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से इन जो वाटर ड्रॉपलेट जो सरफेस पर आती हैं, इनके इवोपरेशन से ये जो पानी है वो ठंडा रहता है। तो ये भी आपका इवोपरेशन का एक रिजल्ट है। अब आते हैं कप या प्लेट में चाय का ठंडा होना। तो हम देखेंगे कि कप में जो है चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहती है और प्लेट में अगर हम चाय को डालें तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका कारण है जो कप और प्लेट का सरफेस एरिया का जो है वो अलग अलग होना है, कि कप का जो सरफेस एरिया वो कम है तो इसमें सरफेस पार्टिकल्स कम रहते हैं, तो इवोपरेशन धीरे धीरे होता है और चाय देर तक गर्म रहती है। और जो प्लेट है इसमें अगर हम चाय को डालेंगे तो सरफेस जो एरिया इसका ज़्यादा बड़ा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से सरफेस पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, सरफेस पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो इवोपरेशन रेट बढ़ेगा और जो हमारी चाय है वो जल्दी प्लेट में ठंडी हो जाएगी। तो ये आपने कुछ इवोपरेशन के डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को देखा और इन्हें समझा। अब हम आते हैं बॉइलिंग पर। सो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग इज अ डायरेक्ट हीटिंग ऑफ अ लिक्विड। बॉइलिंग में हम किसी भी जो आपका लिक्विड है उसे डायरेक्ट हीट करते हैं और ये एक सरफेस फिनोमेना ना होकर एक बल्क फिनोमेना है, क्योंकि इसमें पूरा जो लिक्विड है वो पूरा हीट होता है और पूरा जब तक हीट नहीं होता तब तक वो वेपराइज होना शुरू नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग में जो सबसे पहले जब हम हीट देते हैं तो जो बॉटम पार्टिकल्स होते हैं वो हीट लेकर के लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और अप साइड जाते हैं, और ऊपर से जो ठंडे पार्टिकल्स हैं, कूल पार्टिकल्स हैं, वो बॉटम में आते हैं हीट लेने के लिए। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है कि
जो हॉट पार्टिकल्स से ऊपर जाते हैं, कूल पार्टिकल्स नीचे आते हैं, टिल द होल लिक्विड बिकम्स ऑफ सेम टेम्परेचर। जब तक कि पूरे लिक्विड का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन चलती रहती है, और अल्टीमेटली जब पूरा लिक्विड का टेम्परेचर सेम होता है तब ये वेपराइज होना शुरू हो जाता है, और इसके लिए हमें लिक्विड्स को बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना पड़ता है, तब जाकर ये बॉयल होना स्टार्ट होता है। और ये प्रोसेस जो है आपकी डायरेक्ट हीटिंग है आपकी, ठीक है। तो ये बॉइलिंग इज द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ अ लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स वेपर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने पर वेपर में। कब तक? बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करने पर, यानी जब हम उसे बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे। तो जैसे हम देखें कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम वाटर को गर्म करें तो वाटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा वेपर बनने के लिए। तो हम देखेंगे कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें वेपर बननी स्टार्ट होती है, और जब उसका वेपर प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तब वो बॉयल होना शुरू होता है, और जिस टेम्परेचर पर ये होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बाहर से अंदर की ओर प्रेशर डालता है। उससे क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो हमें उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको और हीट देनी पड़ती है। तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अगर नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पर बढ़ता है, अगर जहाँ बढ़ेगा तो वहाँ क्या होगा, 100 से 120 130 भी जा सकता है। तो हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इसी कारण जो हायर एल्टीट्यूड्स है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी जब हम हायर एल्टीट्यूड्स यानी हिल एरियाज पे जाते हैं तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है, यानी एयर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्योंकि जब एयर प्रेशर कम होगा तो बाहर से अंदर को प्रेशर कम लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वहाँ क्या होगा, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा हायर एल्टीट्यूड्स में। बट पानी में वो हीट नहीं होगी, नहीं 100 से 70 पे ही हो सकता है गर्म। तो 70 पे गर्म होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे आपका कम हो गया, 70 हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी जल्दी तो गर्म हो जाएगा लेकिन उसमें उतनी हीट नहीं होगी जितनी कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में होगी। तो इस कारण वहाँ पर जो होता है कुकिंग, जो खाना है वो सही से कुक नहीं होता, क्योंकि वहाँ जल्दी पानी गर्म होता है। इसलिए वहाँ जो हिल एरियाज़ है वहाँ पर हम प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे, जिससे कि लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, वो जल्दी बन जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और तब खाना आसानी से कुक होता है। तो वहाँ पर हिल एरियाज़ में अच्छी कुकिंग के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी हायर एल्टीट्यूड्स पे अगर ऊपर जाएंगे हम हिल एरियाज़ पर तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितना हम सी लेवल पर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे तो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट आपकी वो है, लेटेंट हीट वो एनर्जी है जो हम देते हैं किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए, कि मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले लें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो उसका क्या होगा, तब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये जो लेटेंट हीट है, ये एनर्जी ये यूज हो जाती है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए और उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। सो हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ स्टेट ऑफ अ लिक्विड टू गैस। तो एनर्जी जो हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए देते हैं उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, और ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती बल्कि ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और इसका यूनिट भी है आपका जूल पर किलोग्राम और कैलोरी पर ग्राम। इसी लेटेंट हीट के
एग्जाम्पल में देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में 100 डिग्री की स्टीम जो होती है वो ज़्यादा गर्म फील होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक लेटेंट हीट होती है, यानी हिडन हीट होती है जो हम देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को जब गर्म करने के लिए, तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि वो जो हीट होती है कन्वर्ट होती है आपकी किस में, यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये हिडन हीट ही आपकी जो 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में रहती है, इसीलिए जो हमारी 100 डिग्री की जो भाप है वो ज़्यादा आपकी गर्म होगी और ज़्यादा डेंजरस होगी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के। तो ये रही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आते हैं फ्रीजिंग पे। तो फ्रीजिंग आप देखिए, फ्रीजिंग मतलब कूलिंग ऑफ अ लिक्विड, यानी जब हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं एंड इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, यानी अगर वो सॉलिड में चेंज हो जाए तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग, व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। और जब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर को लो करते हैं, यानी टेम्परेचर इज लोअर्ड। सो हम देखेंगे कि फ्रीजिंग में जैसे वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या है, आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें हीट बाहर निकलती है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो हीट को बाहर निकालेगा। पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि जब फ्रीज होंगे तो पार्टिकल्स आपके पास पास आ जाएंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, और अल्टीमेटली जो लिक्विड है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है वो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, अंदर की ओर प्रेशराइज करता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, एंड ये फ्रीजिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई सॉलिड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है गैस में, ठीक है, और लिक्विड में चेंज नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली सॉलिड को हीट करने में क्या होते हैं, वो लिक्विड में चेंज होते हैं। लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर वो गैस में चेंज होते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। तो इनको अगर हम गर्म करें या ये आसपास सराउंडिंग से हीट लेते हैं तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। और वेपराइजेशन ऑफ फ्रोजन CO2, यानी जब CO2 को बहुत ठंडा करते हैं तो ये फ्रोजन आइस में कन्वर्ट होती है, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं फ्रोजन CO2 को। तो जब ड्राई आइस जो होती है यानी फ्रोजन CO2 को जब आसपास से हीट मिलती है तो ये डायरेक्टली गैस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ सब्लिमेशन के। आइए कुछ सब्लिमेशन के डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका फ्रोजन CO2, यानी जैसे कि देखिए क्यूब्स आपको दिख रहे हैं, CO2 के फ्रोजन आइस बना दिया गया इसको। तो जब ये कन्वर्ट होती है, ये आसपास से हीट लेता है तो कन्वर्ट हो जाती है सीधे गैस में, जबकि कन्वर्ट होना चाहिए लिक्विड में। तो ये भी आपकी सब्लिमेशन की प्रोसेस है। अब आते हैं नेप्थलीन बॉल्स। तो नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं हम अपने घरों में यूज़ करते हैं कपड़ों में रखने के लिए, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये नेप्थलीन बॉल्स क्या करती हैं, ये हीट लेती हैं आसपास से और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में। तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपने आपके वार्डरोब में या जहाँ कपड़े रखे हैं अगर उसमें नेप्थलीन बॉल डालिए, कुछ दिनों बाद देखेंगे तो वो छोटी हो जाती हैं या बिल्कुल गायब हो जाती हैं, बिकॉज सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन के कारण ही जो होता है नेप्थलीन बॉल्स सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आते हैं कैम्फर पे। कैम्फर यानी कपूर का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम आरती वगैरह करते हैं तो कपूर को जलाते हैं। तो देखेंगे कि सॉलिड जो होता है वो ये सॉलिड कपूर यानी कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा गैसेस में। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन के कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल आपने देखे। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, यानी डिपोजिशन आपका क्या है, इसका अपोजिट प्रोसेस है किसका, सब्लिमेशन का। यानी
डिपोजिशन एक प्रोसेस जैसी है, इसमें गैस जब कूल होती है तो वो सीधे डायरेक्टली चेंज होती है सॉलिड में। यानी डिपोजिशन इज द प्रोसेस इन विच अ गैस ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड, यानी गैस को कूल करें तो वो सॉलिड बनती है डायरेक्टली विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, तो दैट इज कॉल्ड अ डिपोजिशन। जैसे हम देखेंगे कि फ्रीजिंग ऑफ CO2, अभी हमने देखा कि जो CO2 गैस को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो क्यूज में, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और डिपोजिशन ऑफ फ्रॉस्ट, तो हम देखते हैं कि ठंडी के दिनों में सुबह सुबह देखें तो जो पत्तियों पर आपको बर्फ की जैसी लेयर दिखती है उसको पाला या फ्रॉस्ट कहते हैं। तो ये आसपास की वाटर वेपर क्या होती है, ठंड के कारण जम जाती है तो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड आइस में, इसे हम फ्रॉस्ट भी कहते हैं। ये भी आपका डिपोजिशन का एग्जांपल है। अब देखें कि क्लाउड्स जो होते हैं उसकी जो वेपर होती है जो क्लाउड्स की, वो डायरेक्टली स्नो में कन्वर्ट होकर गिरती है हिल एरियाज में, ये भी आपका डिपोजिशन का एग्जांपल है। क्योंकि वहाँ क्लाउड्स में क्या होता है, जब बहुत तेज़ी से टेम्परेचर लो होता है तो जो आपकी वेपर क्लाउड्स की है वो डायरेक्टली सीधे स्नो में कन्वर्ट होती है, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है गैसेस फॉर्म से। तो ये भी आपका डिपोजिशन है। अब देखेंगे इंडस्ट्रियल पर्टिकुलेट, यानी जब इंडस्ट्रीज में चिमनी से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे ही चिमनी से निकल के एटमॉस्फेयर, जो ठंडे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहीं पर चिमनी पे डिपॉजिट भी हो जाते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं डिपोजिशन की प्रोसेस। आइए इन एग्जांपल्स को पिक्चर्स में देख लेते हैं। तो ये आपका रहा फ्रॉस्ट, ये फ्रॉस्ट है जो आपका, तो जब ठंडे दिनों में क्या होता है, विंटर सीजन में हम देखेंगे कि आसपास की जो वाटर वेपर होती है सुबह के समय, वो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाती है क्या, फ्रॉस्ट में, यानी आइस में कन्वर्ट होती है और वो ऐसे लीव्स में जमा हो जाती है। तो ये भी आपका सीधे वेपर यानी गैसेस फॉर्म से सीधे सॉलिड आइस फॉर्म में जम जाता है फ्रॉस्ट, ये भी आपका डिपोजिशन है। अब हम देखेंगे ये चिमनी फ्यूम्स जो हैं वो डिपॉजिट हो गए यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल फ्यूम्स जो होते हैं वो आसपास जब कांटेक्ट में आते हैं ठंड में तो ये भी यहाँ पर जम जाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, जो फ्यूम्स आपके गैसेस फॉर्म में रहते हैं और यहाँ सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये भी डिपोजिशन का एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। अब देखते हैं हम टेम्परेचर का इफेक्ट गैसेस पे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हीट। तो हीट करने पे गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्पीड उनकी बढ़ जाती है, यानी मूवमेंट बढ़ जाती है, और उन मूवमेंट बढ़ने से उनके क्या होते हैं, आसपास जो कॉलिजन्स होते हैं यानी उनकी जो आपस की टक्करें होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स मूवमेंट बढ़ेगा और वो एक दूसरे से टकराते हैं, और इन कॉलिजन्स यानी टकराने से क्या होता है, उनका प्रेशर, यानी गैसेस क्या करती है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है गैसेस का, जिस भी कंटेनर या वेसल्स में वो रखी रहती हैं वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो कभी कभी इन्हीं के कारण जो होते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं वो फट भी सकते हैं अगर उनमें प्रेशर यानी उनको हीट अगर बाहर से मिल रहा है, इसलिए उनको सिलेंडर्स को ठंडे जगह पर आपको स्टोर करना चाहिए, कूल और ड्राई प्लेसेस में, क्योंकि वहाँ पर अगर हम हीट जहाँ अगर उसे मिलेगी यानी किसी हॉट इन्वायरमेंट में रखा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा और उनका जो है फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कूलिंग पर। तो गैसेस को जब कूल करते हैं तो पार्टिकल स्पीड डिक्रीज हो जाती है, कॉलिजन यानी उनकी जो टक्करें हैं, यानी क्योंकि स्पीड आपकी कम हो जाएगी पार्टिकल्स की तो कॉलिजन भी कम हो जाएंगे और प्रेशर भी कम हो जाता है। अब आते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस पे। तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है उसमें गैसेस को जब हम कूल करते हैं तो गैसेस क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच गैसेस गेट्स कूल टू कन्वर्ट अ लिक्विड, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम देखें जो वेपर होती है वाटर की वो कूल होकर के कंडेंस होकर के लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये आपकी इवोपरेशन की बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी को लॉस करते हैं और कूल होने से उनकी एनर्जी लॉस होती है और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है। पार्टिकल्स गेट कम क्लोजर टू ईच अदर, वो पास पास आते हैं और क्या होता है, वो लिक्विड बनाते हैं यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखें कि ड्यू ड्रॉप्स यानी जो ओस की बूंदें हम सुबह सुबह देखते हैं पत्तियों पर, वो भी क्या है, आसपास की जो वाटर वेपर है वो कूल होकर के लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में लीव्स पर गिर जाती हैं, ये आपका कंडेंसेशन है। ऐसे ही हम फॉग देखते हैं जो विंटर सीजन में, वो भी क्या आसपास की वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हवा में तैरती रहती है, इसे हम कहते हैं फॉग। अब कुछ
डेली लाइफ के एग्जांपल हम देख लें कि देखिए ड्यू जो है वो लीव्स पे गिरी हुई है, तो ये भी क्या है, आसपास की वाटर वेपर कूल डाउन होकर के लीव्स पे दिखती है, तो ये है आपका कंडेंसेशन। ऐसे ही हमारे जो ग्लास होती हैं, विंडशील्ड्स होती हैं कार की, इनमें भी हम देखेंगे और या विंडोज पे भी देखेंगे ग्लास पर कि जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं वो भी क्या होता है, जब ठंड में क्या होता है कि जो आसपास की वाटर वेपर है वो कूल डाउन होके कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ग्लास या विंडशील्ड्स पर लग जाती हैं। तो ये रहे आपके कंडेंसेशन के डेली लाइफ एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल आप देखें, ठंड में विंटर सीजन में जब आप अपने मुंह से हवा को बाहर ब्लो करते हैं तो वो भी आपका फॉग की तरह दिखता है। तो वो भी क्या होता है, जब हमारे मुंह से जो वाटर वेपर निकलती है वो गर्म होती है, तो जैसे ही बाहर इन्वायरमेंट में आती है तो वो ठंडा होता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में कंडेंस हो जाती है और हमें फॉग की तरह दिखाई देता है। तो ये रहे आपके कंडेंसेशन के कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर डाल के हम कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को चेंज कर सकते हैं। तो सॉलिड्स पर प्रेशर का बहुत ही कम इफेक्ट होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने पास होते हैं कि अब और ज़्यादा वो जो उसमें सॉलिड में चेंज नहीं हो सकता, केवल स्ट्रक्चर उनके चेंज हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि साइज, आपके शेप जो चेंज हो जाते हैं उनके, लेकिन उनकी जो स्टेट चेंज नहीं होती प्रेशर डालने से। अब आते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड भी सॉलिड्स की तरह लेस कंप्रेसिबल होते हैं और इन पर भी कुछ लिमिटेड इफेक्ट ही होता है प्रेशर का, बट जब हम लिक्विड्स पे डालते हैं तो उनके क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड्स पे हम अगर प्रेशर बढ़ाते हैं बाहर से तो उनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और उनके जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। इस तरह उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पे कैसे होता है। तो जब हम प्रेशर डालते हैं किसी गैस पर तो क्या होता है, वॉल्यूम उनकी रिड्यूस हो जाती है, यानी जब हम गैसेस पे प्रेशर डालेंगे तो उनके जो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो कंडेंस होकर पास आ जाते हैं और वो कम स्पेस में यानी कम वॉल्यूम में रिड्यूस हो जाते हैं। तो प्रेशर डालने पे जो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये आपका स्टेटमेंट है, बॉयल्स लॉ का भी स्टेटमेंट है कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम रिड्यूस। अब आते हैं प्रेशर डिक्रीज, यानी प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन गैसेस के पार्टिकल की बढ़ जाएगी और गैसेस क्या होती हैं, ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं। अब आता है इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी जब हम किसी गैस पर प्रेशर बाहर से डालते हैं अंदर की ओर और उसको साथ ही साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज करते हैं, यानी उसे ठंडा भी करते हैं, गैस को कूल भी करते हैं। तो इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर और गैसेस को ठंडा करने पर गैस अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं एलपीजी सिलेंडर्स में। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के। तो ये प्रोसेस है लिक्विफिकेशन की, जिसमें हम किसी गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं ऊपर से। तो कंप्रेस करने पर इनके पार्टिकल्स पास आते हैं, दे कम क्लोजर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जैसा कि हम देखते हैं एलपीजी सिलेंडर्स में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी जो पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विफाइड करके भरी जाती है, यानी उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके और ठंडा करके सिलेंडर में वॉल्यूम को रिड्यूस करके भरा जाता है। और जैसे ही हम रेगुलेटर इसका ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि लिक्विड से वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे स्पेस मिल जाता है, पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूवमेंट करके गैसेस में बदल जाते हैं। तो एलपीजी जो आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का एग्जांपल है। तो इस वीडियो में आपने सॉलिड लिक्विड गैस के बीच के इंटरचेंज को देखा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।